errors in the use of pronouns। इसमें ज़मीर के इस्तेमाल में अगलात या गलतियां। A pronoun is a word used instead of noun। नाउन्स की तकरार से बचने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है? एनी नेम, कोई भी नाम, किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। और जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब क्या होते हैं देखिए, एवरी, ईच, दोज, दीज, दिस, दैट, दे, शी, ही, वी, आई वगैरह प्रोनाउंस हैं। अब आपको पता चल गया ये प्रोनाउंस है। और ये क्या होता है? ये नाउन की तकरार से बचने के लिए, मतलब है कि नाम इस्तेमाल होता है और उस नाम को बार बार किसी पैराग्राफ में इस्तेमाल करें तो एक अच्छा नहीं लगता। तो उसमें एक ग्रामेटिकली जो है ना, वो रूल ये है कि उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि कोई मतलब काम कर रहा है तो फिर वो उसका बार बार नाम न ले तो हम उसकी जगह वो, उस, ये इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। और इंग्लिश में ही, शी, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं क्लासेस ऑफ प्रोनाउन। क्लासेस ऑफ प्रोनाउन देख लें क्या होती है। सबसे पहले अच्छा देखिए, नाउन्स की क्लासेस होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है। क्लासेस ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें ज़मीर शख्स, इसको उर्दू में कहते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, हिज, हर। ये इसमें ज़मीर शख्स ही है, यानी शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि इसमें ज़मीर माकूस, इसमें ज़मीर माकूस क्या होता है? आई का माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ या योर सेल्व्स, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्व्स, ये आएगा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर इशारा, दिस, दैट, सच, दीज, वन, नन। तो ये इशारा की तरफ मतलब करता है। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, जाहिर करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है ये। फिर है नंबर 4, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर गैर मुअय्यन, सम, कुछ, मैनी, एनी, ऑल, अदर, वन, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, इसको उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर गैर मुअय्यन। रिलेटिव प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर मौसूल या इजाफी। अब इसमें क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन ये हमेशा ना जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं और ये नाउन्स का क्या करते हैं? राब्ता बयान करते हैं। हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, ये जो है इसमें ज़मीर मौसूल या इजाफी और रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। नंबर 6 है इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर इस्तिफामिया, ये सवाल पूछने वाले प्रोनाउंस, हु, विच एंड व्हाट। अब देखो यहां पर जो है ना, ऊपर भी आप कहेंगे कि हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, ये हमेशा जो फिक्रे में किसी चीज की मुनासबत को जाहिर करते हैं। और ये हमेशा जो नंबर 6 है इंट्रागेटिव प्रोनाउन, ये हमेशा सवाल करते हैं। अब देखें, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, तो फिर यहां पर यह आएगा। अच्छा, अगर उसमें ऊपर वाले को हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, इट इज ही, ये वो है, हु प्लेज वेरी वेल, जो अच्छा खेलता है। अब इसमें ही को क्या किया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन हु के साथ मिलाया गया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर तकसीमी यानी कि तकसीम करने वाले प्रोनाउंस, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। फिर है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन होता है इजाफी या मलकियती, जो इंसान की मलकियत को जाहिर करे। इसमें ज़मीर मलकियती या इजाफी पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स या देयर्स, ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन, इसमें ज़मीर मलकियती या शख्सी, इसमें ज़मीर मलकियती या इजाफी कहलाते हैं।
फिर है रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है कि बाहमी ताउन वाले, जिसमें आपस में एक दूसरे की बात की जाती है। ईच अदर, वन अनदर, ये रिसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ये 9 किस्म के ये प्रोनाउंस हैं। ये आपने लाजमी याद रखने, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रागेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और है रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस पार्ट फर्स्ट। अब हम इसमें पर्सनल प्रोनाउंस को एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। पर्सनल प्रोनाउंस की 3 हालतें होती हैं। इसके 3 हालतें होती हैं। इन हालतों को केसेस कहते हैं। फाइली हालत, फाइली हालत को इंग्लिश में सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये वो हालत है जिसमें कोई प्रोनाउन बतौर फाइल इस्तेमाल हो। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाला। फाइल से मुराद काम करने वाला। मसलन ही प्लेज क्रिकेट और आई टुक टी। मैं, आई और ही बतौर, यानी कि इस सेंटेंस में आई और ही बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। इनको हम प्रोनाउन की फाइली हालत कहेंगे। मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस, वो हालत है जिसमें कोई प्रोनाउन बतौर मफूल इस्तेमाल हुआ हो, यानी इस पर कोई काम वाक़या हो। मफूल वो है जिस पर कोई काम हो। असलम पनिशड मी, इस फिक्रे में असलम फाइल है और मी जो है मफूल है, जो कि आई की मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए, आई, माई, मी। इजाफी हालत, पॉजेसिव केस, वो हालत है जिसमें कोई प्रोनाउन किसी शख्स, चीज या जगह की मलकियत, कब्जा व ताल्लुक जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ हो। क्या कहलाता है? ये पॉजेसिव केस होती है, इजाफी या मलकियती हालत। जैसे यूर बुक, माई पेन, हिज हाउस। अब इसमें यूर, माई, हिज जो है ना, ये पॉजेसिव केस है। अच्छा, यहां पर एक पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट दिया जा रहा है सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को, सब मेंबर्स को, पार्टिसिपेंट्स को, फ्रेंड्स को, जो भी हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनके लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको मजीद इसमें कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो चीज है पर्सनल प्रोनाउन में, वो टेबल देखिए। सबसे पहले इसकी 3 केसेस होती हैं और 3 पर्सन होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट है, यहां पर टी साथ आएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहते हैं, बात करने वाला। सेकंड पर्सन को कहते हैं जो हाजिर हो, और थर्ड पर्सन को गायब, जो मौजूद ना हो। इस तरह की 3 केसेस होती हैं। क्या? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और फिर है पॉजेसिव केस। अब देखिए, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई, वी। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू। अब यू सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और दे। फिर ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, यानी कि ये इसके ऑब्जेक्टिव केस है। अब आ जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहां पर लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव की तारीफ ये है, इसमें सिर्फ इसको उर्दू में कहते हैं, और ये किसी नाउन की तारीफ करता है जो एडजेक्टिव होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब ये होगा कि इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से? देखो, माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब सवाल यह है कि हमारे पास ज़हन में एक बात आती है कि ये अब यहां पर इसमें प्रोनाउन वाले चार्ट में कैसे? तो देखिए, असल जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो ये हैं, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, और या इट्स, साथ में इट्स भी होता है। अच्छा, अब इसमें प्रोनाउन जो है ना, ये है
देखो, और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जब ये माई आवर ये लगेंगे इनके साथ नाउन आएगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन जो लगेगा इनके साथ नाउन नहीं आएगा। तो ये फर्क है, क्योंकि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन होता है, और जिसके साथ नाउन जो नाउन की तारीफ करता है वो एडजेक्टिव होता है। इसीलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहा गया है कि अब देखो माई लफ्ज है, तो माई के साथ लाजमी कोई नाउन आएगा, तो नाउन को हमेशा डिफाइन क्या करता है, वो एडजेक्टिव करता है, इसीलिए इसका नाम पॉजेसिव एडजेक्टिव रख दिया गया है। जबकि नाउन की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो आई इस्तेमाल होगा तो इसकी जगह क्या चीज, इसका नाम जो नाम होगा उसकी जगह इस्तेमाल होगा आई, कोई नाम ज्यादा होंगे तो उसकी जगह वी इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह हाँ, उसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं होगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस में भी ऐसे माइन आवर्स इस्तेमाल होंगे, इनके साथ नाउन नहीं आएगा। जबकि माई पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ना, या आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके साथ हमेशा कोई नाउन इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन देख लें, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, ये आवर सेल्व्स हमेशा आवर सेल्फ इस्तेमाल होगा, ये आवर सेल्फ इस्तेमाल नहीं होगा, आवर सेल्व्स इस्तेमाल होगा। अब यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक बंदा काम कर रहा है तो यूर सेल्फ, ज्यादा है तो यूर सेल्व्स, इसमें जमीर माकूस इसे कहते हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स, ठीक है, ये मुकम्मल तौर देमसेल्व्स आएगा, सेल्फ इसमें ये आएगा, देमसेल्व्स करेक्ट ये है। तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट था, ये आपने याद करना अच्छे तरीके से इसको, यानी कि जिस तरह भी याद कर सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर बताता हूँ, देखो इसका सादा से बनेगा, देखिए आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ, यू, यूर, यूर, yours, you, yourself, you, your, yours, yourselves, you। इस तरह he, his, him और himself, she, her, hers, she, her, hers, her और herself आएगा, it, its, it और इस तरह itself, they, their, them और देयर के साथ देयर्स भी आएगा, दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स। यानी कि असल में तो ये ऐसे होना चाहिए था कि चार्ट को इसने जो लिखा है इस बुक में, तो ये इसने सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। असल तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए था, फिर पॉजेसिव केस होनी चाहिए थी, सब्जेक्टिव केस पहले, पॉजेसिव केस बाद में, और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस होती है, फिर इसके बाद ये जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आते हैं। तो इसने पहले ऑब्जेक्टिव केस लिख दी और फिर बाद में पॉजिटिव केस, लेकिन बात एक ही है, आपने अच्छे से को चार्ट को याद करना है और ये चार्ट आपको भूले नहीं। यहां पर आपको सिर्फ एक जो कन्फ्लिक्शन पैदा होगी वो ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउन। मैंने बता दिया, दोबारा फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा कोई नाउन आएगा, जैसे माई लिखा है तो माई बुक, माई पेन, ऐसे। जब पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया तो माइन लिखा जाएगा उसके साथ बुक वगैरह। अब देखो दिस बुक इज माइन, माइन आएगा, इसके साथ कोई लफ्ज या नाउन वगैरह नहीं आएगा। दिस बुक इज अवर्स, ये बुक हमारी है, तो ये अवर्स आएगा, तो इसके साथ प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है, तो इसके साथ नाउन नहीं आएगा। जनरल रूल्स फॉर द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके जो आम इस्तेमाल क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। प्रोनाउन की फाइली हालत को फाइल के तौर पे इस्तेमाल करें और मफूली हालत को मफूल के तौर पे। बस बात यह है, जो फाइल की प्रोनाउन की फाइली हालत है तो फाइल के तौर पे इस्तेमाल करें, उसको मफूल की जगह पर नहीं लगा सकते, और मफूली हालत जो है वो उसको मफूल के तौर पे इस्तेमाल करें। सलीम इज माई फ्रेंड, ही प्लेज इन द इवनिंग। सलीम एक नाउन है, दूसरे फिक्रे में सलीम के लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया गया है जो फाइली हालत में है। सलमा इज माई कजन, आई न्यू हर वेल,
यहां पर हर सलमा के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि मफूली हालत में है। अब है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। Possessive adjectives cannot stand alone. They are followed immediately by a noun. Possessive adjectives को किसी नाउन के बगैर इस्तेमाल नहीं होते। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की तारीफ करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा, और ये हमेशा नाउन को डिफाइन करते हैं। His brother has come. योर सिस्टर इज कम। अब हिज और योर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ ब्रदर और सिस्टर लगा है क्योंकि ये नाउन है। फिगर नंबर 1 और 2 में हिज और योर के बाद नाउन लगाना जरूरी होता है। ये दोनों अल्फाज किसी नाउन ब्रदर और सिस्टर की तारीफ करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस कैन स्टैंड अलोन, दे आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय अ नाउन। अच्छा, नाउन देखिए, पोजेसिव प्रोनाउंस नाउन की तारीफ किए बगैर इस्तेमाल होता है। यानी कि आप देखो यहां पर फर्क देख लें, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आएगा, बल्कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा। जैसे दिस अम्ब्रेला इज हर्स, ये अम्ब्रेला उसका है। योर्स इज नॉट हियर, कि तुम यहां पर नहीं हो। तो फिर यहां पर ये क्या है? मकसद ये है कि यहां पर ये हर्ज इस्तेमाल हुआ है या यूअर्स, इनके साथ कोई भी नाउन नहीं है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। नोट द फॉर्म्स yours, ours, hers, its and theirs have no apostrophe। एक और बात याद रखें, ये yours, ours, hers, its और theirs, इनके साथ अपोस्ट्रोफी यानी कि हल्का सा एस से पहले एक निशान लगाया जाता है, वो नहीं होगा। द वर्ड yours, जैसे ये लिखा हुआ है yours, ये अपोस्ट्रोफी के साथ, ये इनकरेक्ट है। ours, hers या theirs डू नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये लफ्ज ही नहीं है, बस आप याद रख लें। अपोस्ट्रोफी के साथ एस वाला जो ये yours, ours, hers and theirs, ये 4 वर्ड इंग्लिश के हैं ही नहीं, इंग्लिश में है ही नहीं। अब यहां पर देखें इनकरेक्ट क्या है? yours या अपोस्ट्रोफी था इसके साथ, yours में अपोस्ट्रोफी नहीं आता, yours दुरुस्त है। ours में ours करेक्ट है अपोस्ट्रोफी के बगैर। hers में hers अपोस्ट्रोफी के बगैर। there में theirs अपोस्ट्रोफी के बगैर। यहां पर ऐसे लगेगा लेकिन इसका अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। the form its is used as a contraction of। अच्छा, फॉर्म जो है ना its, इट के साथ अपोस्ट्रोफी और एस जो है ना इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कुछ लफ्ज हज़फ कर दिए जाते हैं। जैसे कि इट इज को इट्स लिखेंगे, इट हैज को इट्स है, इस तरह मतलब जो है ना ये इस्तेमाल हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे इट्स को, बाकी नहीं इस्तेमाल होता। आप देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस को देखें। द कैट हैज मूव्ड इट्स टेल। अब यहां पर इट्स टेल जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है, अपोस्ट्रोफी हट जाएगा क्योंकि ये कैट की जगह पर इट्स की पोजेसिव की इस्तेमाल हुई है। द कैट हैज मूव्ड इट्स टेल, पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इट्स लगा है तो इसके साथ क्या आएगा? हमेशा ये पोजेसिव एडजेक्टिव है तो फिर नाउन आएगा। अब टेल दुम जो है इसमें नाउन इस्तेमाल हुआ है। इट्स हैज बीन, यहां पर आएगा इट्स हैज बीन, लेकिन ये लिखा ना इट हैज बीन, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा, लिखा ऐसे जा सकता है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, कॉन्ट्रैक्शन के साथ है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इसको करेक्ट लिखेंगे तो फिर ये बनेगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स नाउन के साथ आते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस नाउन के बगैर आते हैं। अब मेरा ख्याल है आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई है। अब आगे देखते हैं। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउन में जो मिस्टेक होती है वो देख लें। इसमें ज़मीर की फाइली और मफूली हालत का इस्तेमाल। अब कहीं पर इंसान जो गड़बड़ करता है या मिस्टेक होती है वो यही होती है कि इसमें ज़मीर की फाइली हालत को हम मफूली की जगह पर लगा देते हैं और मफूली हालत को फाइली की जगह पर, जो कि आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है। The use of subjective and objective form of pronouns। अब ये कहाँ का इस्तेमाल होता है इसके रूल पढ़ेंगे हम। The complement of the verb to be when is expressed by a pronoun should be in the subjective or nominative form।
अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना टू बी वाले हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, देखिए मैं बता देता हूं आपको। यहां पर इसमें लिखा है फेल टू बी यानी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब टू बी वाले होते हैं, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब हेल्प करते हैं मेन वर्ब में के बाद हमेशा इसमें ज़मीर की फाइली हालत इस्तेमाल होगी। अब ये आप बात याद रखें, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनके बाद अगर फौरन प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो कौन सा लगेगा, सब्जेक्टिव केस, फाइली हालत लगेगी, याद रखना। फिक्रे के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो इसकी फाइली हालत लगाएं। फेल टू बी के अलावा हर फेल के बाद इसमें ज़मीर की मफूली हालत। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब फेल टू बी वाले ना हो तो फिर मेन वर्ब आ जाए, एक्शन वाला वर्ब आ जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, मफूली हालत लगानी है ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो थोड़ी सी कंफ्लिक्शन है, आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट से इनकरेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट से करेक्ट हो सकता है। वो कैसे, देखिए फाइली हालत कौन कौन सी है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, और मफूली हालत है मी, अस, आई की मी, वी की अस, यू की यूर, यू यहां पर यूर नहीं आएगा, यू आएगा क्योंकि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। यूर की जगह यू आएगा, यू दोनों की एक ही हालत होती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर पता होना चाहिए कि मेन वर्ब आ जाए तो आप मफूली हालत इस्तेमाल कर रहे हैं यू की, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आप यू की सब्जेक्टिव के इस्तेमाल कर रहे हैं। ही की हिम, शी की हर, दे की देम, तो ये जो है ना, और इट की इट आएगा, इट की इट ही आएगा, इट इज देम। अब देखिए फेल टू बी, इज, आर, एम, वाज, वर, ये है, ये इस्तेमाल हो जाए। अब इनके सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। इट इज देम ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि इज इस्तेमाल हुआ है तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करनी है, और देम की सब्जेक्टिव केस फाइली हालत दे है। इट इज दे ये करेक्ट है। इट इज देम हु आर इल, इट इज दे हु आर इल। आपने पढ़ा है कि फेल टू बी या हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनके बाद जब भी कोई प्रोनाउन की हालत लगानी पड़ जाए तो सब्जेक्टिव केस या फाइली हालत लगाएंगे। अब आ जाते हैं आगे, when pronouns are used with then or as to express comparison, usually we use the subjective form of pronoun. However, at one or two places we use the objective form of pronoun. मुकाबला करने के लिए आमतौर पर then और as का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, मुकाबला करना है तो then या as को इस्तेमाल करें। अगर फिक्रे में then या as पाए जाएं और इनके बाद प्रोनाउन लगाना पड़े तो एक दो मकामात को छोड़कर इनके बाद हमेशा ज़मीर की, इसमें ज़मीर की फाइली हालत यानी कि प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। आप याद रखें देन और एज के बाद सब्जेक्टिव केस आती है, लेकिन देन और एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आती है। वो कैसे आती है वो मैं आगे बताता हूं। देन और एज के फौरन बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगी, फाइली हालत। आई एम टैलर देन हिम ये इनकरेक्ट है, आई एम टैलर देन ही आएगा। ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। आई एम एज हैप्पी एज हिम, आई एम एज हैप्पी एज ही। पहले फिक्रे में ही या अकेला ही ठीक है, ठीक है। ही इज भी लगा सकते हैं आप, ही इज दुरुस्त है, या फिर ही भी लगा सकते हैं खाली। अब है मफूली हालत का इस्तेमाल, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल। The objective form of pronoun is used after let and between. अब देखो let और between के बाद जब भी pronouns की आप हालत लगाएंगे तो वो मफूली हालत आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगी, याद रखें। then और के बाद सब्जेक्टिव केस, और let और between के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, इसमें ज़मीर की मफूली हालत। अब देखिए let you and I go there, let you and me go there। let और between का आपने पढ़ लिया, इसमें के बाद जब भी इसके फौरन बाद क्या इस्तेमाल होंगे, पोजेसिव ये ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगी प्रोनाउन की। let you and me go there आएगा। between you and I ये इनकरेक्ट है, between you and me he is a religious person, ठीक है। अब आपने एक रूल पढ़ लिया, let और between के बाद जो प्रोनाउंस आएंगे वो मफूली हालत में या ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। इफ बोथ एंड ऑल आर फॉलोड बाय देन
वी यूज दिस ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। अब देखो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, अगर देन के बाद बोथ या ऑल इस्तेमाल किया जाए तो इसमें ज़मीर की मफूली हालत इस्तेमाल होगी। आपने पहले पढ़ा था कि देन और एज से पहले फाइल हालत इस्तेमाल होती है फौरन, लेकिन देन और एज के अगर फौरन बाद ऑल या बोथ इस्तेमाल हो तो फिर इसके बाद इसकी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव की इस्तेमाल होगी। अब देखें, ही इज टेलर देन बोथ ऑफ वी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि देन के बाद बोथ आ गया तो ही इज टेलर देन बोथ ऑफ अस आएगा। ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ दे, ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ देम। अब समझ आ गई आपको कि बोथ ऑल अगर देन के बाद इस्तेमाल हो तो इसमें ज़मीर की मफूली हालत, लेकिन बोथ और देन इस्तेमाल ना हो तो देन के फौरन बाद सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर रियल वर्ब। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब मफूली हालत कहां पर इस्तेमाल होती है? हकीकी फेलों के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो फेल होते हैं उनके बाद अगर कोई प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो प्रोनाउन की मफूली हालत या ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, यानी ऐसे फेल जिनकी 3 फॉर्म्स बन सकती हैं। अब आपने एक रूल पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद सब्जेक्टिव केस आता है, जैसा कि आई आएगा, लेकिन अगर मेन वर्ब आ जाए, जो मेन एक्शन वाला वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसके बाद हमेशा मी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल आएगा, या यू का यू आएगा, दे का देम आएगा, ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव केस। और इनसे किसी एक्शन का जाहिर होना है, यानी कि वो फेल जो एक्शन को जाहिर करते हैं। अब देखो ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन, ये करेक्ट है, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपने मेन वर्ब के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्टिव केस लगानी है। ही लव्स आई मोर देन हिज सन, ये इनकरेक्ट है, ही लव्स मी मोर देन हिज सन, ये दुरुस्त है, ठीक है। मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मजीद जान लेते हैं। मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, when two pronouns are connected with and one of them is in the first person, I-we, it is given preference to all pronoun while writing the object of the sentence in the substance of I and we, the second person is given preference। अब इसका मतलब क्या आप देख लेते हैं, जब दो इसमें जमीरों को एंड से मिलाया जाए, याद रखिए दो इसमें जमीर है, प्रोनाउंस है और एंड से मिलाए जाते हैं, और इन दोनों में से एक इसमें जमीर आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन का है, तो इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट लगाते वक्त अवर लगाएंगे। याद रखें अगर किसी सेंटेंस में एंड के साथ दो प्रोनाउन मिलाए जाएं आई और वी, तो फिर आपने जब इसका पॉजेसिव किया, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, आगे कोई काम कर रहे हैं तो फिर आपने आई के ऊपर वी को प्रेफर करना है और अवर लगाना है, यू आर या देम मत लगाएं। जब दो इसमें जमीरों को एंड से मिलाया जाए और इन दोनों में से एक इसमें जमीर यू हो, तो यानी आई और वी या वी ना हो, तो ऑब्जेक्ट लगाते वक्त हम यूर लगाएंगे। अब देखिए इनमें अगर एक यू आ जाए ना तो फिर आपने यू को प्रेफर करना है, आई वी को छोड़ देना है। अब इसकी सेंटेंस देखिए, इनकरेक्ट और करेक्ट आपको समझ आ जाएगी। यू एंड आई हैव डन योर वर्क, यू एंड आई हैव डन अवर वर्क। देखिए फर्स्ट पर्सन को आपने प्रेफर करना है सेकंड पर्सन पे और सेकंड पर्सन को प्रेफर करना है थर्ड पर्सन पे। अब ये आपने बात याद रखनी है कि क्या कि यू एंड आई आ गया तो जब इसका प्रोनाउन लगाएंगे तो वो फर्स्ट पर्सन के मुताबिक, अब यू एंड आई का जो फर्स्ट पर्सन का मतलब ये केस है पॉजेसिव केस या इसके साथ इस्तेमाल होगी तो अवर इस्तेमाल होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन को प्रेफर करेंगे क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यू और आई इस्तेमाल हो तो जब केस लगानी पड़ जाए तो आपने क्या कौन सी लगानी है? प्रोनाउन की आई वाली केस लगानी है। आई की प्लूरल फॉर्म वी है और वी की जो पॉजेसिव केस है वो क्या है? अवर है। यू एंड अरशद हैव वेस्टेड देयर टाइम। अब यू एंड अरशद है, अब यू सेकंड पर्सन है, अरशद थर्ड पर्सन है। जब ये दो इस्तेमाल हो सेकंड और थर्ड पर्सन तो आपने फिर क्या करना है? सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन पे तरजीह देनी है। यू एंड अरशद हैव वेस्टेड योर टाइम।
प्रोनाउन लगाने में, ये बात याद रखें, प्रोनाउन लगाने में तरजीह देनी है। आगे आएगा कि अच्छे और बुरे काम की जो होती है वो अलग हिसाब है। यहां पर प्रोनाउन लगाने के बारे में मैंने बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इस्तेमाल हो तो फर्स्ट पर्सन का क्या आएगा, पॉजिटिव केस आएगी। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो तो फिर आपने सेकंड पर्सन वाली पॉजिटिव केस लगानी है। फिक्र नंबर 1 में आई को यू पर तरजीह दें, यानी फिक्रे को सही करते वक्त आवर को यू पर तरजीह दें। डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी विद इट्स एंड योर्स। इट्स और योर्स पर अपोस्ट्रोफी यानी अपोस्ट्रोफी लगाना गलत होता है। अब देखिए, योर सिंसियरली इनकरेक्ट है, योर सिंसियरली ये करेक्ट है। इसीलिए आप ये रूल सीख रहे हैं तो आप करेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। यूअर जो है ना, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, ये इनकरेक्ट है, और यूअर जो अपोस्ट्रोफी के बगैर है ये दुरुस्त होता है। बाद वक्त हम एप्लीकेशन में नीचे लिख देते हैं यूअर सिंसियरली, यूअर्स ओबीडियंटली, तो फिर हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये इनकरेक्ट होता है। द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस इज एज फॉलोज। किसी फिक्रे के मुख्तलिफ सीगों के इसमें ज़मीर की तरतीब मंदरजा झैल होगी। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि अगर अपने प्रोनाउन लगाना है तो फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन पे तरजीह दें और सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन पे तरजीह दें। लेकिन जब अच्छा काम करना है तो आपने क्या करना है, अच्छे काम के लिए जो तरतीब होती है वो ये होती है, सबसे पहले सामने वाले को तरजीह दें, फिर जो मौजूद नहीं है उसको तरजीह दें और फिर खुद को तरजीह दें। उसकी सीक्वेंस ये बनेगा कि फॉर गुड डीड्स यू, ही एंड आई, अच्छे काम के लिए, और जब बुरा काम करना हो फॉर बैड डीड, सबसे पहले खुद को आई आएगा, फिर ही जो मौजूद नहीं, और एंड पे सामने वाले को फोकस करें। आमतौर पर अंग्रेज जब किसी कसूर या गलती या बुराई का एतराफ करते हैं तो अपने आप को यानी आई को पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई भी गलती करनी है तो सबसे पहले खुद को सामने लाना है, फिर उसके बाद जो मौजूद नहीं है उसको सामने लाना है, और जो फिर सामने वाला जो मौजूद है उसको सबसे एंड पे रखना है। वरना यू को पहले इस्तेमाल करता है, ही हमेशा दरमियान में होता है। याद रखें, अच्छे काम के लिए ये ही जो है थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में इस्तेमाल होगा। असल मसला है फर्स्ट और सेकंड पर्सन का है। अच्छे काम के लिए फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, सबसे एंड पे आएगा, और बुरे काम के लिए फर्स्ट पर्सन खुद जो है ना शुरू में आ जाएगा। अब ये आप देखें, आई, यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर। अब नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तो सबसे पहले आप उसको यू को तरजीह दें। यू, ही एंड आई वेंट टू से प्रेयर, गुड डीड्स के लिए। जब किसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले सामने वाले का जिक्र करें, जो मौजूद नहीं है उसका जिक्र करें अच्छे काम के लिए, और आखिर में अपना जिक्र करें। लेकिन जब बुरा काम हो तो सबसे पहले अपना जिक्र करें, फिर उसका जिक्र करें जो मौजूद नहीं है, और फिर सबसे पहले सामने वाले का जिक्र करें। यू, ही एंड आई स्टोल अ बुक। अब किताब चोरी की है, सबसे पहले अपना जिक्र करें, आई, ही एंड यू स्टोल अ बुक, ये तरतीब आएगी। यानी कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है, इस्लाम की तबलीग हो रही है इसमें। कितनी अच्छी बात है कि सबसे पहले इंसान को खुद का जो है ना क्या करना चाहिए, तज़किया नफ्स करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए। जब अच्छा काम करें तो सबसे पहले सामने वाले की तारीफ करें, फिर अपनी तारीफ करें। एक्सरसाइज नंबर 8 है, देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अच्छा देखिए, आप देखिए हमने पढ़ लिया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में ना प्रोनाउन की, थोड़ा सा रिवीजन हो रही है। अब देखिए बातें, सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा फाइली हालत लगती है। याद रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन की फाइली हालत सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव फॉर्म लगती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देन या एस के बाद अगर लगाना हो तो फिर भी फाइली हालत लगेगी। फाइली हालत दो जगह पर लगती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और देन और एस के बाद, फौरन बाद। लेकिन मफूली हालत कहां पर लगती है, ये बात याद रखें। मफूली हालत सबसे पहले स्ट्रॉन्ग या रियल वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ब जिनकी 3 फॉर्म बनती हैं और एक्शन को जाहिर करते हैं। और मफूली हालत कहां पर लगती है, लेटर बिटवीन के फौरन बाद भी क्या लगती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लगती है मफूली हालत। देन के बाद अगर ऑल या बोथ आए तो फिर ऑब्जेक्टिव केस लगती है। देखिए सब्जेक्टिव है 2 जगह पर,
देन या एज के फौरन बाद या हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, और ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद, लेटर बिटवीन के बाद और देन के फौरन बाद क्या ऑल या बोथ है, तो आपने क्या करना है फिर ऑब्जेक्टिव केस लगानी है। अब हम हल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 को। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इनको हम दुरुस्त करते हैं। लेट यू एंड आई गो टू द कॉलेज। आपने एक रूल पढ़ा है कि लेटर बिटवीन के फौरन बाद जो प्रोनाउन की जो केस लगती है वो ऑब्जेक्टिव केस लगती है, मफूली हालत लगती है। लेट यू एंड मी गो टू कॉलेज आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ही इज टेलर देन मी इनकरेक्ट है, देन के फौरन बाद सब्जेक्टिव केस लगती है, फाइली हालत। ही इज टेलर देन आई आएगा। ही इज एज हैप्पी एज मी, देन और एज के फौरन बाद जो केस लगती है वो सब्जेक्टिव केस लगती है। ही इज एज हैप्पी एज आई आएगा। इट इज मी, आपने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना फाइली हालत इस्तेमाल होती है, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है, नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल होती है। इट इज आई आएगा। इट इज देम, इट इज दे आएगा। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीड, यहां पर दे आएगा। He asked I a question, he asked me आएगा। आपने पढ़ा है कि मेन वर्ब असल फेल के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगती है प्रोनाउन की। He loves me more than his brother आएगा, I की जगह me आएगा। He is taller than all of we, अब then आ जाएगा, अब थोड़ा कन्फ्लिक्शन शिकार हो जाएगा। then के फौरन बाद अगर all या बोथ इस्तेमाल हो तो फिर आपने ऑब्जेक्टिव केस लगानी है। ही इज टेलर देन ऑल ऑफ अस आएगा। ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ वी, ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस आएगा। लेट आई गो आउट फॉर अ वॉक, लेट मी गो आउट फॉर अ वॉक। अब लेटर बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है। 11 है इट माइट हैव बीन हिम। अब यहां पर आपने एक टू बी वाली फॉर्म पढ़ी है कि टू बी वाली फॉर्म जो है ना हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इट माइट हैव बीन आई ही आएगा। इट माइट हैव बीन ही। आई लाइक यू बेटर देन हिम, ये इनकरेक्ट है। आई लाइक यू बेटर देन ही आएगा क्योंकि देन के बाद सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है। लेट सबीहा एंड आई गो देयर, लेट सबीहा एंड मी गो देयर। लेटर बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन यू एंड आई ही इज अ चीट, ये इनकरेक्ट है, यानी कि यहां लफ्ज है चीटर। चीटर, यहां पर चीटर आएगा। ये लफ्ज इसने गलत लिखा है, चीट नहीं आएगा, धोखेबाज है, ये भी दुरुस्त है। चलो चीट लिख लें, चीटर लिख लें। बिटवीन यू एंड मी, के उस और मुझ में कौन चीटर है, यहां पर आप देखें ना, यहां पर दो मिस्टेक आती है, आप इसमें देखिए। बिटवीन यू एंड आई, पहली बात तो ये बिटवीन के बाद आपने क्या लगाना है, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर सबसे पहले दुरुस्त हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी आएगा, ये आएगा इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस के हवाले से। अब आपने एक रूल और पढ़ा है कि अच्छे काम के लिए आपने किसको तरजीह देना, सबसे पहले सामने वाले यू को तरजीह देना है, बुरे काम के लिए खुद को पहले। अब यहां पर आएगा कि बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन मी एंड यू ही इज अ चीट, तो यहां पर आएगा ही इज अ चीट के उसने धोखा दिया, कि आप में से और मुझ में से किसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया। तो फिर यहां पर आएगा कि बिटवीन मी एंड यू ही इज अ चीट, ठीक है, यहां पर यह दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना यहां पर बुरा काम बयान किया जा रहा है, बुराई बयान की जा रही है, तो अपने आप को सबसे पहले बिटवीन मी एंड यू आएगा। और सबसे दूसरी बात इसमें जो सेंटेंस दुरुस्त होगा वो केस का है, तो आई की जगह मी आएगा, लेकिन आई यहां से हटकर यू की जगह और यू किसी जगह पर आई की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि ये बैड वर्क है। गुड वर्क होता फिर आप क्या करते, यू को पहले प्रेफर करते और आई को बाद में। If I were him, I would not do it. If I were him, अब यहां पर I were he आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने पढ़ा है कि हमेशा सब्जेक्टिव का इस्तेमाल होती है। If I were he, I would do not do it.
ये दुरुस्त हो जाएगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन बाद क्या आएगा, ही आएगा। मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की मजीद गलतियां देखें क्या है। अच्छा, पहला सेंटेंस है यू एंड आर डूइंग योर ड्यूटी। अब देखो आपने यहां पर यू आर, जब आपने यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इस्तेमाल हो और अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपने यू को प्रेफर पहले करना है, बुरे काम को मैं आई को प्रेफर करना है। लेकिन जब इनके लिए ये कोई प्रोनाउन लगाना पड़ जाए, कोई केस लगानी पड़ जाए, तो आपने फिर फर्स्ट पर्सन को तरजीह देनी है, आवर ड्यूटी आएगा। अब दुरुस्ती है यू एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटी, यू एंड ही आर डूइंग देयर वर्क। अब जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आ जाए तो सेकंड पर्सन को तरजीह देनी है केस लगाने में। यू एंड ही आर डूइंग यूर वर्क, यहां पर यूर वर्क आएगा। फिर है यूअर्स ओबिडेंटली, इनकरेक्ट है, अपोस्ट्रोफी हट जाएगा, यूअर्स ओबिडेंटली आएगा। इट्स वैल्यू इज 8,000 रुपी, इट्स वैल्यू, यहां पर अपोस्ट्रोफी हट जाएगा, इट्स वैल्यू आएगा। आई एंड यू आर ब्रदर, यहां पर ये तरतीब इनकरेक्ट है। सबसे पहले जब आपने अच्छी बात की है तो यू एंड आई आर ब्रदर्स आएगा, यू पहले करें आई को बाद में। यू ही एंड आई ब्रोक इनटू हिज हाउस, कि हमने उसके घर में चोरी की या नकब लगाया, तो सबसे पहले खुद को सामने, तरतीब ये इनकरेक्ट है। आई ही एंड यू ब्रोक इनटू हिज हाउस। आई एंड यू हैव डन देयर ड्यूटी, आई एंड यू हैव डन आवर ड्यूटी, क्या आएगा, आवर ड्यूटी। और इसकी तरतीब भी दुरुस्त कर लें कि यू को पहले करें, यानी कि अच्छा काम करें, तो फिर आपने कहा यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। ये दोनों दो मिस्टेक हैं और बहुत ही कन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाता है। आपने याद रखना, मैंने दो बातें बताई हैं कि अच्छे काम के लिए तरतीब और है और बुरे काम के लिए तरतीब और है, और केस लगाने की भी तरतीब और है। कि केस लगाने की तरतीब क्या है कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पे तरजीह दें, सेकंड पर्सन को थर्ड पे तरजीह दें। जबकि अच्छे काम के लिए सबसे पहले सामने वाला, सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद जो थर्ड पर्सन, और फिर आखिर में फर्स्ट पर्सन। बुरे काम के लिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, और आखिर में जो है सेकंड पर्सन इस्तेमाल होगा। यू एंड सलीम हैव वेस्टेड देयर टाइम, यू एंड सलीम हैव वेस्टेड योर टाइम। आप सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन पे तरजीह दें। आई एंड ही आर ओल्ड क्लास फेलो, आई एंड ही आर ओल्ड क्लास फेलो, तो यहां पर आएगा ही एंड आई आर ओल्ड क्लास फेलो। ठीक है, क्योंकि आई हमेशा जो है ना, जब अच्छी बातें की जाए तो फिर आपने आई को एंड पर रखना है। यू एंड आई स्टोल हिज पेन, यू आपने क्या करना, सेकंड पर्सन को बाद में लिखना है क्योंकि बुरा काम कर रहे हैं, तो आई एंड यू स्टोल हिज पेन आएगा। आई एम हर, यहां पर आई एम शी आएगा, क्योंकि हर की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, आपने पढ़ा है कि फेल टू बी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद सब्जेक्टिव केस लगती है, तो यहां पर आई एम शी whom you want। आई ही एंड यू आर फ्रेंड्स, ये तरतीब इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्त है, अच्छी बात कर रही है, तो फिर ये आएगा यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये दुरुस्त हो जाएगी इसकी तरतीब। The formation of possessive case. A noun expresses its relation with the other noun in many forms. It may express possession, family, relation, or other forms of links. In order to indicate these relations, we use an apostrophe and s with the end of the noun. Of living things or of with inanimate things, बेजान अशिया। अब इसकी उर्दू देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसकी बात कि क्या कहना चाहता है। कि एक इस्म नाउन के ताल्लुक को दूसरा इस्म से ज़ाहिर करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। जानदार अशिया का एक दूसरे से ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए हम उस इस्म के आखिर में अपोस्ट्रोफी, ये एक छोटा सा हल्का सा निशान होता है जो ऊपर लगाते हैं और साथ में एस लगाते हैं, जो एस के ऊपर लगा हुआ होता है।
इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। और बेजान अशिया के ताल्लुक के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि जानदार चीजों के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाते हैं और बेजान चीजों का ताल्लुक जाहिर करने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों का मतलब ही मलकियत होता है किस चीज की। अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ कवानीन को नीचे बयान किया जा रहा है। अपोस्ट्रोफी लगाने का तरीका, अब इसका तरीकाकार क्या होता है वो देख लें। We put an apostrophe at the end of a singular noun and then put s and also on irregular nouns, plural nouns, at the end of singular noun on irregular plural nouns। यानी कि अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं, अब देख लेते हैं कहाँ पर लगता है। हम किसी वाहिद नाउन, पहली बात तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, उसके साथ लगाते हैं, या बेकायदा बनने वाले जमा नाउन के आखिर में। अब बेकायदा यानी कि इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। अच्छा, रेगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? प्लूरल नाउन के जैसे कि एक बॉय है एक लफ्ज, उसके साथ एस का इजाफा कर दें, वो रेगुलर प्लूरल नाउन बन जाएगा। बॉय सिंगुलर नाउन, बॉयज प्लूरल नाउन। लेकिन अब एक है मैन, और इसके साथ आप इसकी जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वीमेन बनता है, और वीमेन में क्या होता है, हम ई का इजाफा करते हैं मैन को, ए को हटा के, तो ये इरेगुलर है, इसको इरेगुलर कहते हैं। यानी कि जो रूटीन के मुताबिक ना बने, आमतौर पे प्लूरल बनाने के लिए हम एस का इजाफा करते हैं, तो इरेगुलर में एस नहीं लगाया जाता बल्कि वर्ड ही तब्दील हो जाता है। जैसे माउस का माइस, लाउस का लाइस, इस तरह चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये इरेगुलर प्रोनाउन प्लूरल नाउन्स हैं। अब इनकी जमा बनाने के लिए दो तरीकाकार होते हैं, ये अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए दो तरीकाकार। एक तो यह है कि सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ एस लगाकर अपोस्ट्रोफी लगा जाते हैं, यानी कि अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देते हैं। अगर इरेगुलर प्लूरल नाउन हो तो फिर क्या करते हैं, फिर भी उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपके जहन में आएगी, अगर एंड पे एस हो, एस आ जाए, चाहे वो उसका अपना एस हो, सिंगुलर नाउन का या प्लूरल नाउन का, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसके साथ मजीद एस नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी आखिरी एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ये भी दुरुस्त है। अगर अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दें, ये भी दुरुस्त है, दोनों ही ठीक है। लेकिन जब ज्यादा तो जो रूटीन में मतलब ट्रेडिशनली तौर पे तो दोनों तरीके ठीक है, लेकिन जो अब मकबूल है वो यही है कि आखिर पे एस आ जाए तो फिर उस लफ्ज के ऊपर स्टॉफी लगा देते हैं और मजीद ऐसे नहीं लगाते। अब हम देखते हैं कि हम किसी वाहिद नाउन या बेकायदा बनने वाले जमा नाउन के आखिर में अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। जैसे आप देखो ऑप्शन नंबर ए देखें, अ गर्ल्स बुक, यानी कि इसका मतलब बनेगा एक लड़की की किताब। अ गर्ल्स बुक, एक लड़की की किताब। अ मैन्स फर्स्ट, मैन्स बेस्ट फ्रेंड, अब मैन लगा है साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा दे, सिंगुलर नाउन है ना इसलिए। अब देखो ये अब प्लूरल की फॉर्म आ रही है। प्लूरल में देखे क्या चीज है, विमेन्स क्लॉथेस। अब विमेन क्लॉथेस का मतलब है औरतों के कपड़े। विमेन्स यहाँ जमा है, ये वुमेन नहीं होता, विमेन होता है, विमेन, विमेन्स क्लॉथेस। तो इसके साथ अब देखो एस का अपोस्ट्रोफी प्लस एस। अब देखें इरेगुलर प्लूरल से मुराद ऐसे प्लूरल जो जमा बनाने के मारूफ कायदे से ना बने हो, यानी कि मशहूर कायदा जैसे एस लगा के या एस या ई एस लगा के जमा बना देते हैं, लेकिन इरेगुलर ऐसे नहीं बनते, वो बिल्कुल उल्ट होते हैं। मसलन वुमेन की जगह जमा विमेन एक इरेगुलर जमा है। रेगुलर कायदा यह है कि हम बॉय की जमा बॉयज यानी नाउन के साथ एस लगाकर बनते हैं। देखो एक कायदा जो रेगुलर कायदा वो ये है कि आप एस या ई एस लगाकर जमा बना सकते हैं, और इरेगुलर कायदा क्या है, जिसके आखिर पे एस या ई एस न लगे और उसकी जमा बन जाए तो उसको इरेगुलर क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन्स कहते हैं। If the plural ends in s, we use apostrophe after the final. मसलन जेम्स बुक। अब मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर एक प्लूरल है नाउन और उसके एंड पे एस लगा हुआ है, उसका अपना एस है, तो फिर क्या करेंगे,
वाहिद इसमों में हम इसके आखिर में अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाते हैं, जबकि प्लूरल नाउन के साथ आमतौर पर एस लगाकर बाद में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। फर्क मुलाहिजा करें। अब देखो सलमाज हाउस, ये सिंगुलर नाउन है, सलमा इसका घर है, अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाया है। नाउन सलमा के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। अब देखो बी ऑप्शन देखिए, कीट्स। अब कीट्स ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त लिखा हुआ है, क्योंकि इसके एंड पे एस आ गया तो एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अब इसका कीट्स भी ठीक है, कीट्स पोएट्री जैसे हम लिखते हैं। अब बॉय है, अब बॉयज, ये दोनों ठीक है। अब बॉय आ गया, ये लड़का है, सिंगुलर है, जब इसके साथ जमा करेंगे तो अपोस्ट्रोफी बाद में आएगा इसके। और अब यहां पर देखें, एक जो इसने मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल दी है, वो दी है कि किड्स पोएट्री। अब ऊपर लिखा हुआ किड्स पोएट्री, एस लगा के अपोस्ट्रोफी लगाया है पहले, फिर नीचे में उसने एस भी लगा दिया है, अपोस्ट्रोफी भी बाद में एस फिर लगा दिया है। असल असूल तो यही होता है ना कि अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगता है तो तब जाकर वो पोजीशन को जाहिर करता है। अब यही बात इसमें है कि दोनों दुरुस्त है। नाउन चूंकि एस पर खत्म होता है, इसलिए नाउन के साथ एस लगाकर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। किड्स के आखिर में एस है, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएं। इस तरह जमा अल्फाज जो रेगुलर तरीके से बने हों उनमें एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएं। आप ये दोनों ठीक हैं। आप एंड पे अगर एस आ जाए और उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा के आप कोई नाउन लिख देते हैं फिर भी ठीक है। जैसे आप किड्स पोएट्री, ये किड्स पोएट्री ऊपर वाला भी दुरुस्त है और नीचे वाला भी दुरुस्त है। अगर आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी प्लस एस पे लगा देते फिर भी दुरुस्त है। लेकिन ज्यादा मकबूल जो आज की इंग्लिश में वो है कि अगर एंड पे एस आ जाए तो खाली अपोस्ट्रोफी लगाएं, एस मजीद ना लगाएं। Although we call this form the possession s, we add apostrophe s to the end of nouns and noun phrases to express a number of relationships as well as possession। अब देखो यहां पर जो है ना, जो बात कर रहे हैं पोजेशन, मलकियत, सलमाज हाउस, सलमा का घर। अब यानी कि ये अपोस्ट्रोफी जो है ये रिलेशन के साथ भी लगता है और किसके साथ लगता है, ये मलकियत के साथ भी लगता है। कोई चीज आपकी मलकियत में है या कोई किसी चीज के साथ आपका रिलेशनशिप है तो फिर आप दोनों इसका अपोस्ट्रोफी अब प्लस एस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पोजीशन में अब देखो मलकियत में क्या है, सलमाज हाउस, ये भी करेक्ट है। फैमिली रिलेशनशिप है तो सलमाज कजन, ये भी दुरुस्त है। और एक और बात आप देखिए, ये तीन चार बातें जिसने लिखी है ये आपने याद कर लेनी अच्छे तरीके से। पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो, जिस्म का हिस्सा हो, तब भी अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे द पेशेंट्स लेग, के मरीज की टांगे, द पेशेंट्स, पेशेंट लगा है उसके साथ अपोस्ट्रोफी और साइस लगा के फिर इसकी मलकियत बन गई, ये यानी कि पेशेंट की टांगे हैं। क्रिएशन, कोई चीज तख्लीक की जाती है तो उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगा सकते हैं। आइंस्टाइन्स थ्योरी, यानी कि आइंस्टाइन की थ्योरी, इसे उर्दू में पढ़ेंगे क्योंकि ये मलकियत जाहिर कर रही है। प्लेसेस, एशियाज लार्जेस्ट कैपिटल। अब एशिया, एशिया जगह का नाम है, बराज़म एशिया जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है, उसमें यह है कि लार्जेस्ट कैपिटल सिटीज, इसका बड़ा से बड़ा शहर क्या है, तो फिर यहां मलकियत जाहिर की जा रही है कि जगह के लिए। अब आ जाता है टाइम, टाइम के साथ भी हम लगाते हैं 2 days हॉलीडेज, जमा लफ्ज में एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। देखो 2 days, अब डे होता तो फिर क्या आता, अपोस्ट्रोफी पहले एस बाद में, लेकिन डेज जमा लिखा हुआ है तो फिर अपोस्ट्रोफी ही एस के ऊपर लगा देंगे तो फिर आपकी ये ऑटोमेटिकली मलकियत या अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल दुरुस्त हो जाएगा। कैटेगरी, कैटेगरी क्या होती है, चिल्ड्रंस शूज, जमा लफ्ज एस के बगैर है इसलिए नाउन अपोस्ट्रोफी नाउन के आखिर में लगाया गया। अब देखो, अब चिल्ड्रन है, ये जमा है प्लूरल नाउन, लेकिन इसके आखिर पे एस अपना नहीं है तो अपोस्ट्रोफी वाला एस लगा के फिर इसको क्या करेंगे, पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे लफ्ज के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, और फिर उसके बाद एस लगा देंगे और इस तरह ये दुरुस्त हो जाएगा आपका सेंटेंस या अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल। अगर कोई
नाउन जानदार शे को जाहिर करे तो इस नाउन के साथ एस लगाकर अपोस्ट्रोफी यानी एक उल्टा सा कामा लगा देते हैं। जैसे आप देखो बुक ऑफ हामिद, ये इनकरेक्ट है, हामिद बुक आएगा, क्या आएगा, हामिद बुक, तो ये दुरुस्त बन जाएगा। क्योंकि हमने एक पढ़ा है कि जानदार चीज के साथ हमने अपोस्ट्रोफी लगानी है और कुछ चीजों में बेजान चीजें हैं उनके साथ आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है, वो मखसूस वर्ड हैं, वो आगे आते जाएंगे। कार ऑफ माई फादर, माई फादर्स कार, द टेल ऑफ द कैट, द कैट्स टेल। अब देखो ये तीनों हामिद, फादर और कैट ये लिविंग थिंग्स है, जानदार चीज है, तो इनके साथ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी प्लस एस आएगा। आगे देखें, when a singular noun ends in s only an apostrophe is used to show possession, especially in older and foreign words। अगर किसी वाहिद इसम के आखिर में पहले से एस हो तो बाज़ औक़ात एस नहीं लगाते, लेकिन एस लगाने का रवाज ज्यादा है। सिर्फ अपोस्ट्रोफी यानी उल्टा वाव या उल्टा कामा का इजाफा करें, आमतौर पर पुराने और गैर मुल्की नामों के साथ, जैसे सुकराटीज आइडियाज, सुकराटीज आइडियाज। अब देखो इसमें अब देखिए क्या है, सुकराटीज लिखा हुआ है तो पहले से एस आया हुआ है तो वो भी दुरुस्त है, एस के साथ अस्ट्रोफी लगा के फिर एस लगा दें ये भी दुरुस्त है, और सुकराटीज के आखिर पे एस है तो सिर्फ अस्ट्रोफी लगा के लिख दें फिर भी दुरुस्त है। तो दोनों ही दुरुस्त है, इसमें इनकरेक्ट आपका कोई नहीं है। इस तरह कीट्स पोएट्री अपोस्ट्रोफी प्लस एस और पहले से एस लगा हुआ है, और कीट्स अगर अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाना है तो फिर लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो इस एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे जो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, इस एस को अलग नहीं करेंगे, इस एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अगर इसके आगे एस मजीद लिख सकते हैं वो भी ठीक है, ना लिखें तो फिर भी आपका ये जो अपोस्ट्रोफी वाला ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। बोथ फॉर्म्स आर करेक्ट, दोनों फॉर्म्स ठीक है। ये आर है, ARER, यहाँ पर टी इसने लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। बट द यूज ऑफ एस विद apostrophe is also common and popular with some grammarians। अब कुछ ग्रामेरियंस क्या करते हैं, बाज अहले ज़बान एस पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के साथ अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाते हैं। मसलन टेसिस फैमिली, कीट्स पोएट्री, डिकेंस नावल। ठीक है ना, वो कहते हैं कि जब अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है तो फिर एस को ना देखे आखिर में एस है या नहीं, बस वो लगा दें, दुरुस्त है। इसका मतलब ये नहीं करे कि वाहिद इसम के आखिर में एस हो तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना भी सही है और एस का इजाफा करके अपोस्ट्रोफी लगाना भी सही है। बस यहां पर आपको दोनों बातें समझ आ गई कि आखिर किसी लफ्ज के आखिर पर एस है तो उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दें और आगे एस ना लगाएं फिर भी दुरुस्त है, लेकिन आखिर में अगर एस है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएं और फिर एस लगा दें फिर भी दुरुस्त है, दोनों तरीके से दुरुस्त है। नंबर 3 देखें, अगर कोई इस्म जमा हो तो नाउन के आखिर में अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएं। अब देखिए चिल्ड्रन गेम, ये इनकरेक्ट है, चिल्ड्रंस गेम, क्योंकि ये प्लूरल है चिल्ड्रन, तो इसके आखिर में एस नहीं है तो फिर अपोस्ट्रोफी और एस लगा के इसको क्या करेंगे, हम ये बना देंगे इसकी मलकियत, चिल्ड्रंस गेम, बच्चों की गेम। मैन कॉलेज, मेंस कॉलेज, ये रेगुलर नाउन्स हैं, इनके साथ अपोस्ट्रोफी और एस लाजमी लगेगा। The possessive of the plural nouns ending with s is found by adding only an apostrophe। अगर कोई नाउन s लगाकर जमा बनाया गया हो तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएं, यानी नाउन के साथ। अब देखें, वही बात बार बार बता रहा हूं कि आप किसी चीज को देखें, किसी लफ्ज को देखें, उसके आखिर में s है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो एस है तो आप क्या करें, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दें तो उसकी मलकियत बन जाएगा। अगर आप एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के मजीद एस लगा देते हैं फिर भी दुरुस्त है। अब जैसे बॉयज हॉस्टल, ये पहले वाले करेक्ट है, आपने क्योंकि ये लड़कों का हॉस्टल है तो यहां पर लड़के जमा है, क्योंकि यहां पर तो आएगा लड़के का हॉस्टल, ये इसका जो मीनिंग दे रहा है वो दे रहा है कि लड़कों का हॉस्टल,
तो यहां पर दुरुस्त ये होगा बॉयज लिखें फिर अपोस्ट्रोफी लगाएं ऊपर और हॉस्टल, ये करेक्ट होगा। जो पहले वाला है इसका मतलब है एक लड़के का हॉस्टल, लेकिन यहां पर जो हमने मीनिंग इस्तेमाल करना है कि लड़कों का हॉस्टल, तो फिर बॉयज एस लगाकर स्ट्रोफी बाद में आएगा। हॉर्सेस टेल, घोड़ों की दुमें। अब यहां पर ज्यादा घोड़े बयान किए गए हैं तो हार्सिस लिखकर उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएं और टेल्स लिखते हैं, आपका दुरुस्त हो जाएगा। अगर ये पहले वाला जो है ये जो है ना हार्सिस टेल्स, ये भी उस हिसाब से दुरुस्त है। अगर यहां पर एक घोड़े का होता तो फिर इनकरेक्ट होता। तो ये पहला इसने इनकरेक्ट बताया है कि हॉर्सेस टेल्स। अब यहां पर हॉर्सेस एस हटा दिया गया है लेकिन अपोस्ट्रोफी है टेल, ये दुरुस्त है। तो वैसे भी दुरुस्त है, वरना वो एक का शुमार होगा। जो हार्सिस टेल्स यहां पर इस्तेमाल होगा ना, उसका मतलब है एक घोड़े की दुम, और यहां पर जो मतलब है घोड़ों की दुमें, ज्यादा घोड़ों की दुमें, तो हार्सिस लगा दिया और फिर अपोस्ट्रोफी लगाएं और आखिर पे एस लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी है। एस ना लगाएं तो बेहतर है। अपोस्ट्रोफी लगाने का टेबल आप देखिए, वाहिद या ऐसे जमा इसम जो गैर मारूफ तरीके से बने हों। गैर मारूफ तरीके से का मतलब है इर्रेगुलर बने हों, ऐसे लगाकर ना बने हो। नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाकर एस का इजाफा करें, जैसे खालिद पर्स, कैट्स पॉ। अच्छा, वाहिद इसम जो एस पर खत्म हो, जमा इसम जो एस पर खत्म हो। दो इस किस्म के इसम होते हैं, एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है, लेकिन बाद इसम एस पर खत्म होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। उनका देखें सिर्फ एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएं, उनके आखिर में जो एस होता है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दें, आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। अब जैसे विमेन्स क्लॉथ्स, ये दुरुस्त है क्योंकि इसके आखिर में एस नहीं है। लेकिन आप देखो जेम्स हाउस, अब जेम्स के आखिर पे वैसे ही एस आ गया लेकिन ये सिंगुलर है, तो इसके ऊपर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दें, आपका सेंटेंस दुरुस्त हो जाएगा। डिकेंस नॉवेल्स, अब डिकेंस इसका अपना एस है तो इसके ऊपर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएं और आगे नॉवेल्स। द बॉयज हॉस्टल, अब लड़कों का हॉस्टल है तो इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दें, सिर्फ आखिरी एस के ऊपर। लेकिन इस एस को अलग नहीं करना, ये एस जमा का एस है, प्लूरल बना रहा है इस बॉय को, इसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है। If the owners of a thing are many but Roshan ownership is collective, add s to the last one। अब ये जो रूल है ना, ये बहुत मर्तबा मतलब ये है कि आपको परेशानी पैदा करेगा। अब इसमें क्या है, जब किसी एक चीज के मालिक मुश्तरका तौर पर कई हो तो एस आखिरी मालिक के साथ लाएं, यानी कि एक चीज है उसके मालिक ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि एक जमीन का प्लॉट है, वो 4 या 5 भाई हैं, वो एक ही मलकियत है उन सब की, तो फिर क्या होगा, वो एक ही शुमार होंगे, मालिक सारे एक ही हैं। लेकिन अब वहां पर एक प्लॉट है, हर एक का अलग अलग हिस्सा है और अलग अलग हिस्सा जाहिर करना है आपने, तो फिर उसके साथ क्या आएगा, फिर उसके साथ हर एक के साथ अपोस्ट्रोफी आएगी। अब देखें, जब किसी एक चीज के मालिक मुश्तरका तौर पर कई लोग हों तो ऐसा आखिरी मालिक के साथ लगाएंगे। अक्रम्स, असलम्स एंड हामिद्स हाउस, ये इनकरेक्ट है। अब घर एक है लेकिन इसके मालिक सारे हैं, ये तो फिर ये क्या है, आखिरी जो नाउन होगा उसके जो है ना साथ आप आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है प्लस वाली, तो सबकी मलकियत जाहिर हो जाएगी। अकरम, असलम एंड हामिद्स हाउस, ये दुरुस्त है। इफ दे आर इंडिकेटेड सेपरेटली एड एस टू एवरीवन, जब किसी चीज के मालिक अलहदा अलहदा मुख्तलिफ अशखास हों तो हर एक के साथ एस लगाकर मालिक के नाम के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएं। अब समझ आ गई। अब इसमें यह है कि अब एक चीज है उसके मालिक कई हैं तो फिर वो अलग अलग ही अपोस्ट्रोफी आएगी, लेकिन एक चीज और मालिक उसके सारे बहुत सारे हैं लेकिन एक ही चीज के मालिक हैं, तो फिर क्या आएगा, मकसद यह है कि उसके साथ आखिर वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब देखो, अकबर, असलम एंड हामिद हाउस, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अब ये अलग अलग घर बता रहा है। बेअकरम का, अकबर का अलग घर है, असलम का अलग घर है, हामिद का अलग घर है, तो फिर ये अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर इन तीनों का एक ही घर है और एक ही घर में रहते हैं तो फिर आखिर वाले के साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगा देंगे। अकबर्स, असलम्स एंड हामिद हाउस, अब इसके नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है कि अकबर का घर, असलम का घर और हामिद का घर, ये अलग अलग घर है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में अकबर, असलम एंड हामिद हाउस में का मतलब है इन तीनों का एक ही घर है।